तो इस पैसे से क्या होगा? इससे देश में और ज्यादा निवेश आएगा और ज्यादा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। साथ साथ लोहा बेचने वाला, लोहा बाजार में काम करने वाला, सीमेंट बेचने वाला, सीमेंट बाजार में काम करने वाला, इस प्रकार के निर्माण कार्यों से जिनकी स्किल है उस नौजवान, यानी कितनी बड़ी इकोनॉमी की एक दूसरे को इफेक्ट पॉजिटिव खड़ी होती है। और नौकरियों के लिए तो अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। साथियों, इसके कारण देश के लिए पूंजी तैयार होगी, सामान्य मानवी का जीवन आसान भी होगा और बेहतर भी होगा। ये सब कैसे होगा, ये समझने के लिए आप अपनी सरकार के 7 साल के काम को समझिए। 2014 में देश में 90,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। ये 90,000 किलोमीटर हाईवे पिछले 70 साल में बने थे, जबकि हमने पिछले 7 सालों में ही 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत देश में हजारों किलोमीटर के नए हाईवे और बनाएंगे। इससे न केवल शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी, बल्कि इससे देश के हर कोने में इंडस्ट्री भी पहुंचेगी। इससे हर सेक्टर में लाखों नए रोजगार भी पैदा होंगे। और हम जानते हैं, एक जमाना था जहां नदी जाती थी, जहां पानी होता था, उसके नजदीक में गांव बसते थे। फिर समय बदलता गया और अब जहां हाईवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट है, वहां लोग बसते हैं। इस बदलते हुए युग को हमें समझना होगा और इससे ये जो रचना हो रही है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी ताकत हो जाती है। आज अगर हमारे देश में कोई उत्पाद विदेश भेजनी है, मानो फल सब्जी हमारा किसान भेजना चाहता है, लेकिन अगर 6 दिन तक वो ट्रैवलिंग करता रहेगा तो कौन खरीदेगा? ये रोड रास्ते अच्छे बनेंगे तो किसान की पैदावार भी बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी और उसके कारण उसको जो आर्थिक नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, इन सब कारणों के गति शक्ति के प्रोजेक्ट के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी गति मिलने वाला है। इसी तरह देश में 4 जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो, सोचिए आप। इससे उद्योगों और व्यापारों के लिए भी किसी भी चीज के लाने जाने में लगने में वाला समय कम होगा और भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन और आमदनी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथियों, एक ऐसा बजट है जो देश में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों को भी सीधे एड्रेस करता है। ये हमारे शहर ही जहां नियो मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लास की बड़ी संख्या में रहता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टार्टअप्स हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों का टैलेंट आज निखर कर सामने आ रहा है। बाबा साहब आंबेडकर भी शहरीकरण के, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस के बहुत बड़े पक्षधर थे। बीते 7 सालों में देश के शहरों को आधुनिक बनाने पर जो जोर हमने दिया है, उसको इस बजट में नया आयाम दिया गया है। इसमें टाउन प्लानिंग, और जिसकी बहुत बड़ी सराहना हो रही है इन दिनों, टाउन प्लानिंग को री इमेजिन किया गया है और पुराने पड़े अर्बन बायलॉज में सुधार करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरों के प्रदूषण के प्रति भी
सरकार की संवेदनशीलता बजट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके लिए शहरों में स्वच्छ और सुविधाजनक मास ट्रांजिट सिस्टम को सपोर्ट करने पर बल दिया गया है। क्लीन टेक, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट को गति देगा। नेक्स्ट जनरेशन अर्बन प्लानर्स के लिए, उसके निर्माण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बेहतर घर, बेहतर रोड, बेहतर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेहतर स्कूल शहरों में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएगा। साथियों, ये बजट न सिर्फ ग्रीन ग्रोथ सुनिश्चित करेगा, बल्कि ये ग्रीन जॉब को भी जनरेट करेगा और एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र ग्रीन जॉब्स के लिए इंतजार कर रहा है। इसलिए इस बजट को भी कई लोगों ने ग्रीन बजट कहा है। देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स देश में ही तैयार करने के लिए पीएलआई स्कीम में 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की गई है। थर्मल पावर प्लांट्स में बायोमास पैलेट्स का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को तो कम करेगा ही, लेकिन इसमें हमारे किसान को, हमारे पशुपालक को अतिरिक्त आय भी होगी और इससे पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आएगी। साथियों, देश के नागरिकों पर भरोसा हमारी सरकार की बहुत बड़ी खूबी है। ये भरोसा हमारी नीतियों में भी साफ दिखता है और बजट में भी साफ दिख रहा है। अब अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाती है, कोई कंप्यूटर एरर हो जाता है, प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो वो 2 साल के भीतर भी सरकार में जाकर के कह सकता है कि मेरी ये गलती हो गई थी, मैं इसको ठीक करना चाहता हूं, तो बिना लाग लपेट के वो ठीक हो जाएगी। इसी तरह पहले अगर आपको अपनी कंपनी बंद करनी होती थी, हमारे देश में कंपनी बंद करने में भी मेहनत होती है, 2-2, 4-4 साल लग जाते थे। हमने तय किया अगर कोई अपना कारोबार बंद करना चाहता है तो वो 2 साल से समय घटाकर के 6 महीने के भीतर भीतर कर दिया गया है। सरमार्ग में जहां जहां भी परमिशन लेनी हो 6 महीने के भीतर कर देनी होगी। इस महामारी के समय भी हमारी सरकार ने छोटे उद्यमियों की लोन की गारंटी खुद ली। यह भी हमारे भरोसे को दिखाता है। हमें भरोसा था भारत के छोटे मोटे हमारे उद्योगकार व्यापारियों पर और इसलिए सरकार ने गारंटी ली। अब इस बजट में इस योजना को, क्योंकि हमारे व्यापारियों ने, हमारे उद्योगकारों ने सकारात्मक रिस्पॉन्स दिया और इसके कारण उसका सही अनुभव देखते हुए उसको और मजबूत किया गया है और उसको विस्तार भी दिया गया है। इन 7 सालों में हमने 25,000 गैर जरूरी, ये समझने जैसा है, 25,000 गैर जरूरी कंप्लायंसेस को खत्म किया है। यानी आए दिन ये जानकारी लाओ, ये फॉर्म भरो, फलाना नाम लाओ, डिग्री सर्टिफिकेट लाओ, हर बार सरकार लोगों से मांगती रहती थी। 25,000 हमने निकाले हैं और मैंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया है कि वे भी खोजें, बिना कारण जनता को कहां तकलीफ हो रही है, हटाओ इन चीजों को। इतना ही नहीं, भारत की संसद में करीब 1500 गैर जरूरी और पुराने कानूनों को भी खत्म कर दिया गया है। इसी भरोसे की बुनियाद पर सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 अभियान भी शुरू करने जा रही है। साथियों, हम सभी ने बीते 2 सालों में 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी
जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते, भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। देश की जनता हमारे ईमानदार प्रयासों को समझती है। सच्चे हृदय से जिस सेवा भाव में हम जुटे हैं, उसको भी देश समझता है। अब ये हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, बजट के बारे में भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें और बजट का लाभ नीचे तक पहुंचे, उसमें भी स्थान स्थान पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। मुझे जैसे देश की जनता पर भरोसा है, वैसे ही आप सब कार्यकर्ताओं पर भी भरपूर भरोसा है। सालों से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करके आया हूं, आपके बीच रह करके बड़ा हुआ हूं। मैं आपके सामर्थ्य को भली भांति जानता हूं, आपके उत्साह उमंग को भली भांति जानता हूं। मुसीबतों के बीच भी सेवा करना के आपके भाव को मैं भली भांति आदरपूर्वक देखता रहता हूं और इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रगति की हमारी जो कोशिश है, विकास की नई ऊंचाइयों को पाने का जो हमारा प्रयास है, उसमें सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबके प्रयास के लिए आप एक कैटलिक एजेंट बनकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरे विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। অসমতো 40খন সাংগঠনিক জিলা 8খন মৰ্চা আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে। হেংৰাবাৰীস্থিত বিজেপি কাৰ্যালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সভাপতি ভৱেশ কলিতাই অংশ লৈছিল এই কাৰ্যসূচীত। এয়া আছিল পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। দেশৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বৈঠক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত সম্বোধন কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে অংশ লৈছিল এই কাৰ্যসূচীত। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সভাপতি ভৱেশ কলিতাইও অংশ লৈছিল এই কাৰ্যসূচীত।